हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी नाक से संबंधित 4 मुख्य बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी होती है कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी जुकाम। दूसरी बीमारी होती है नेजल पॉलिप्स यानी नाक के अंदर मस्सा बढ़ जाना, गांठ बढ़ जाना या मांस बढ़ जाना। तीसरी परेशानी होती है साइनसाइटिस, हमारी नेजल पैसेज में या नाक के रास्ते में सूजन बनी रहना। और चौथी बीमारी होती है एलर्जिक राइनाइटिस, किसी एलर्जी के कारण हमारी नाक के अंदर लगातार सूजन बनी रहे तो ये परेशानी एलर्जिक राइनाइटिस कहलाती है। वैसे तो इन सभी बीमारियों में चारों में सामान्य लक्षण एक जैसे ही होते हैं, पर सबके स्पेसिफिक लक्षण और कारण अलग अलग होते हैं। होम्योपैथी चूँकि लक्षणों के आधार पर इलाज करती है, बीमारियों को ठीक करती है, इसलिए इन सब की होम्योपैथी दवाइयाँ अलग अलग हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं साइनसाइटिस के बारे में। यदि आपने मेरा वीडियो कॉमन कोल्ड के बारे में, एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में या नेजल पॉलिप्स के बारे में नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देख लीजिएगा। इससे आपको नाक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानकारी होगी। दोस्तों, साइनसाइटिस 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइनस प्लस आइटिस। साइनस का मतलब होता है कैविटी यानी खोखली जगह, और आइटिस का मतलब होता है सूजन। दोस्तों, मेडिकल में जब किसी अंग के नाम के आगे आइटिस जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है उस अंग की सूजन। जैसे लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस, गुर्दे की सूजन को नेफ्राइटिस, सांस की नली की सूजन को ब्रोंकाइटिस, मसूड़ों की सूजन को जिंजीवाइटिस, आंखों की सूजन को कंजंक्टिवाइटिस और दिमाग की सूजन को इंसेफेलाइटिस। उसी तरह से साइनस की सूजन को साइनसाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चेहरे पर कुछ खोखली जगह होती हैं। हमारे चेहरे पर फ्रंटल एरिया में आंखों के ऊपर और माथे के ऊपर फ्रंटल साइनस होता है। हमारी नाक के दोनों तरफ इस एरिया में मैक्सिलरी साइनस होता है। हमारी आंखों के बीच में, नाक के पीछे और आंखों के बीच में एथमॉइड साइनस होता है, और हमारी आंखों के पीछे दिमाग से सटा हुआ स्फेनॉइड साइनस नाम की खोखली जगह होती है। इस खोखली जगह पर सॉफ्ट पिंक कलर की म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, और इनका काम होता है नाक के रास्ते को मॉइस्चराइज करने के लिए म्यूकस बनाना। ये सारे साइनस म्यूकस बनाने का काम करते हैं। ये सारे साइनस म्यूकस के साथ साथ जो बाहर से हवा आती है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें प्रॉपर नमी देते हैं, या जो बाहर से हवा आती है इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और हमारी नाक को प्रदूषण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस से रक्षा करने का काम करते हैं। इन साइनसेस की वजह से हमारी साउंड रिजोनेट होती है, यानी हमारी साउंड को ये रिजोनेट करते हैं और चेहरे पर चोट आदि की स्थिति में अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाने से रोकते हैं। दोस्तों, ये जो साइनसेस हैं, ये जो म्यूकस बनाते हैं, इसे बहुत बारीक बाल जैसी सीलिया सेल्स होती हैं जो हमारे गले की तरफ ढकेलती हैं इस म्यूकस को, और वहाँ से ये म्यूकस स्वेलो हो जाता है। दोस्तों, हमारी नाक नेजल सेप्टम द्वारा 2 हिस्सों में बटी होती है। ये सभी साइनसेस नेजल एयरवे से ऑस्टियम द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी सभी साइनसेस अपना म्यूकस एक ही जगह से निकालते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे करते हैं, और इन सभी साइनसेस के ग्रुप को पैरानेजल साइनसेस कहते हैं। जब कभी किसी कारणवश इन साइनसेस में सूजन आ जाती है और ये नाक के रास्ते में सूजन पैदा करके नाक के रास्ते को सकरा बना देते हैं या नाक के रास्ते को बंद कर देते हैं और उसमें तमाम तरह की परेशानियां पैदा करते हैं, तब उसी स्थिति को साइनसाइटिस कहा जाता है। इसके कारणों के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो पहला कारण तो हमारी फैमिली हिस्ट्री ही है। अगर हमारे माता पिता को साइनसाइटिस की दिक्कत थी तो बहुत संभव है ये हमें भी हो सकती है। दूसरा कारण है डीएनएस, यानी डाइवर्टेड नेजल सेप्टम या डिफेक्टिव नेजल सेप्टम, यानी जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उनको भी साइनसाइटिस की स्थिति लगातार दिखी जाती है। नेजल पॉलिप्स जिन लोगों को होते हैं, यानी जिन लोगों के नाक के रास्ते में मस्से बने होते हैं या मांस बढ़ा होता है, उनको भी ये परेशानी लगातार बनी रहती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी ठंडी हवा में सांस लेने से रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन भी साइनस में सूजन पैदा करता है। ये भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो लो इम्यूनिटी होती है, लो इम्यूनिटी के कारण ही लोगों में साइनसाइटिस की स्थिति बनती है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनमें इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती। एलर्जिक राइनाइटिस जिनको होती है, यानी जिनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी है, वो किसी खास पदार्थ के प्रति संवेदनशील है, तो वो खास पदार्थ जब हमारी नाक के रास्ते में पहुंचता है एलर्जन के रूप में, तब वहाँ पर सूजन पैदा करता है, और वो भी साइनसाइटिस की स्थिति को पैदा करता है। जिन लोगों में अस्थमा होता है, जिनमें अस्थमा के सिम्टम पाए जाते हैं, उनमें भी नाक में सूजन लगातार बनी रहती है। एस्पिरिन सेंसिटिविटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग अंग्रेजी दवाएं ज़्यादा खाते हैं, और यदि किसी दवाई में एस्पिरिन मिली हुई है तो एस्पिरिन म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन पैदा करती है। ये सूजन भी नाक की सूजन यानी साइनसाइटिस के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। पोल्यूशन वाली हवा में सांस लेने से या पोल्यूशन वाली हवा में रहने से
भी ये बीमारी होती है। जैसे हम किसी टोबैको इंडस्ट्री में काम करते हैं, या किसी वुड कटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, या किसी पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, या केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ से ये एलर्जन उड़ते रहते हैं और ये हमारी नाक को लगातार इरिटेट करते हैं, तो वहाँ पर भी स्थित होती है। जो लोग बेसमेंट में रहते हैं, जिन घरों में नमी ज़्यादा होती है, उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें साइनसाइटिस की स्थिति लगातार बनी रहती है। कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा जिन लोगों को बार बार होता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है और बार बार मौसम की तब्दीली वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे ही मौसम बदलता है उनकी साइनसाइटिस की स्थिति बिगड़ जाती है। तो मौसम की जो तब्दीली है या टेम्परेचर का जो चेंज है, ये भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है साइनसाइटिस के लिए। इसमें जो लक्षण प्रकट होंगे, तो चूंकि साइनस की सूजन है, तो पहला लक्षण तो होगा नेजल कंजेशन होगा, यानी नाक में कसाव महसूस होगा, नाक के रास्ते में बाधा मालूम होगी और कभी कभी नाक बंद भी हो जाती है। नाक से गाढ़ा डिस्कलर्ड या क्लाउडी कलर का म्यूकस हमेशा आता रहेगा। पोस्ट नजल ड्रेनेज हो सकते हैं। पोस्ट नजल ड्रेनेज का मतलब है नाक के पीछे गले में कुछ नमकीन पानी सा गिरता हुआ महसूस होगा। ये नमकीन पानी चूँकि नाक का रास्ता बंद है, तो म्यूकस नाक के रास्ते से नहीं आ पा रहा है, तो पीछे गले में गिरता है और आपका गला लगातार खराब होगा, क्योंकि म्यूकस वहाँ पर गिरता है तो गला आपका खराब रहेगा। गले में म्यूकस जाता रहेगा बार बार और गला खराब रहेगा। आँखों, चेहरे और माथे पर पीड़ा का भाव महसूस हो सकता है, प्रेशर का भाव महसूस होता है, यानी फेशियल टेंडरनेस मालूम होगी। आपके सूंघने की शक्ति में कमी महसूस हो सकती है, स्वाद में कमी महसूस हो सकती है, लगातार खांसी आ सकती है, छींकें आ सकती हैं और नाक से पतला और जलन युक्त पानी का स्राव होता रहता है। इसमें सिरदर्द हो सकता है, लगातार थकान बनी रह सकती है। बंद साइनस होने के कारण चेहरे पर प्रेशर का भाव या पीड़ा का भाव मालूम होगा, गला हमेशा खराब रह सकता है, आँखों और कानों में दर्द मालूम हो सकता है, इची स्नीजिंग, नाक के अंदर खुजली महसूस हो सकती है, कुछ क्रॉलिंग सेंसेशन महसूस होता है। क्रॉलिंग सेंसेशन का मतलब है कि नाक के अंदर कुछ चलता हुआ मालूम होगा, हालांकि चलता कुछ नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि नाक के अंदर कुछ चल रहा है और छींकें आएंगी। बेचैनी और घबराहट के साथ इसमें बुखार भी हो सकता है। यदि हम थोड़ी सावधानी रखें तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। पहली सावधानी तो यह है कि आप खूब पानी पिएं। अगर कम पानी पीते हैं तब भी साइनसाइटिस की स्थिति बनती है। रोज़ भाप एक बार अवश्य ले लें। अगर रोज़ आप एक बार भाप लेते रहेंगे तो आपको साइनसाइटिस की स्थिति से बहुत आसानी से बचाव हो जाएगा। अपने वजन पर नियंत्रण रखिए। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उनको भी प्रायः देखा गया है उनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो अपने वजन को कंट्रोल में रखें, वजन बढ़ने न दें और साइनसाइटिस से बचे रहें। धूम्रपान भी और अल्कोहल भी इसमें निगेटिव भूमिका निभाता है, इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें। सोने, जागने, उठने बैठने, खाने पीने का समय निश्चित रखें, यानी अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसको मेंटेन करके चलें। एलर्जन से बचाव रखें, जैसे डर्ट से, डस्ट से या पेट डेंडर से। पेट डेंडर जो घरों में घरेलू जानवर पले होते हैं, उनकी स्किन लगातार, डेड स्किन लगातार झड़ती रहती है, उनके बाल झड़ते रहते हैं, तमाम लोगों को ये एलर्जी पैदा करते हैं। फंगस से एलर्जी होती है। जो लोग बेसमेंट में रहते हैं या हम लोगों के टॉयलेट में, बाथरूम में या स्टोर रूम में फंगस ज़्यादातर होती है, तो इनसे जहाँ तक हो सके बचाव करें। फॉसिल डस्ट से लगातार बचें। फॉसिल डस्ट का मतलब है कि वो धूल जिसमें फॉसिल्स मिले हुए, जीवाश्म मिले हुए, जैसे पर्दों के ऊपर पड़ी हुई धूल, अलमारियों के पीछे, मकड़ी के जाले में, तो इनमें फॉसिल डस्ट होंगे, इसमें जीवाश्म होते हैं, जीवों के अंश होंगे, मच्छरों के टांगें हो सकती हैं, पंख हो सकते हैं, उनके रूखे सूखे टुकड़े हो सकते हैं, मकड़ी का जाला हो सकता है जो मकड़ी की लार से बनता है। ये भी जब हमारी नाक के पैसे में जाता है तो एलर्जन पैदा करता है और नाक में सूजन होती है। तो इनसे बचाव रखें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगातार एक्सरसाइज करें, लगातार व्यायाम करें और अपने सोने जागने का टाइम निश्चित रखें। यदि हो सके तो जल नेत्र करें, नाक से पानी पीने का अभ्यास करें। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो किसी ट्रेंड व्यक्ति की मदद लें। यदि आपसे नाक से सलाइन वाटर पीने का अभ्यास कर लें तो साइनसाइटिस से बिना किसी दवाई के बचा जा सकता है। ठंडे और खट्टे पदार्थों के सेवन से परहेज करें। दोस्तों, अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो हमारी सलाह तो हमेशा की तरह यही रहेगी कि आप अपने पड़ोस के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपनी परेशानी बताएं और वो देखेंगे, आपके पूरे सिम्टम समझेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और फिर जो उचित दवा समझेंगे वो देंगे और उससे आपको आराम होगा। हम अपने यहाँ आमतौर पर जो दवा देते हैं इसमें रेक्वेक जर्मनी की R49 ड्राप्स आती है। इस ड्राप्स की 1/4 कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3-4 बार देते हैं। दूसरी दवाई एलर8 की एक गोली दिन में 3 बार चूसनी है। इससे भी आपको लगातार छींकें आने में, फेशियल टेंडर में काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरी दवाई है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम इस बीमारी की कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है। कालीबाइक्रोम की 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। हम एक इसमें कॉम्बिनेशन देते हैं मदर टिंचर का। तो इससे पहली मदर टिंचर होती है एपिस मेलिफिका मदर टिंचर, दूसरी
मेडिसिन होती है एचिनेसिया मदर टिंचर, और तीसरी मदर टिंचर होती है हाइड्रासिस मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर की 5-5 बूंदें 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार पीना है। इस बीमारी से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा हम साइलिसिया 200 की एक खुराक हफ्ते में देते हैं। आप लगातार इस बीमारी का इलाज 6 महीने लें। 6 महीने में आमतौर पर बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बाकी जो परहेज बताए गए हैं, परहेज आप बनाए रखें, परहेज का पालन करें, आपको दोबारा से बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो साइनसाइटिस के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।